चलें, ये हो गई स्टार्ट। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने एक्शंस ऑफ 3ds मैक्स और कुछ बेसिक्स जो कमांड्स थी मैक्स की, अ, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो सारा बेसिकली हमारा होगा रेंडर सेटिंग्स के ऊपर। ठीक है, रेंडर सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि बेसिकली ये टूल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आपने वर्ड सुना होगा, रेंडर की क्वालिटी, ठीक है, और रियलिज्म। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने, यानी अक्सर जब भी, अगर इससे पहले अगर आपका थोड़ा सा रेंडरिंग का एक्सपीरियंस हो या ना भी हो, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी रेंडर के बारे में हम पूछते हैं तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नंबर वन इसकी उसकी क्वालिटी कैसी है, नंबर टू उसमें रियलिज्म कितना है। ठीक है, ये दो चीज़ें, रियलिज्म यानी जो रियल वर्ल्ड में अगर हम उसी जगह की तस्वीर उतारें तो वो रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कितना, यानी उससे मिलता जुलता है। अक्सर आपने, ठीक है, इमेजेस देखी होंगी, रेंडर इमेजेस। ठीक है, कि वो होते तो रेंडर हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, वो किसी ने रियल वर्ल्ड में इमेज उतारी हुई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली रेंडर सेटिंग्स हैं। ठीक है, रियलिज्म बेसिकली वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, नंबर वन इज़ द लाइटिंग एंड नंबर टू इज़ द मटेरियल। ठीक है, रियलिज्म अगर आप इमेज में बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है, या उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आपका फोकस सबसे पहले आपकी लाइटिंग के ऊपर होना चाहिए और नंबर टू आपके मटेरियल्स के ऊपर होना चाहिए। ये जितने अच्छे होंगे आपका रियलिज्म उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपने अपनी जो रेंडर है उसकी क्वालिटी को बेहतर करना है, ठीक है, रियलिज्म के अलावा एक होती है क्वालिटी के रेंडर, यानी फॉर एग्जांपल अक्सर आपने, मैं एग्जांपल कैसे दूं कि फॉर एग्जांपल एक खाना हम खा रहे हैं, ठीक है, उसमें एक चावल जैसे हैं। एक अक्सर हुआ था कि अक्सर हम जब चावल खाते हैं तो हम कहते हैं यार ये अच्छे बने हैं, ये चावल अच्छे नहीं बने। तो वो एक क्वालिटी का होता है कि यार उसने कितने अच्छे तरीके से बनाया। तो सेम उसी तरीके से किसी भी इमेज की जो क्वालिटी है, ठीक है, अगर आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको बेहतर करना है, ठीक है, तो वो हम करते हैं रेंडर सेटिंग्स के अंदर, मैक्स के अंदर। ठीक है, अब रेंडर सेटिंग्स, ठीक है, ये आती कहाँ से हैं? ठीक है, हमें एक तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो स्लाइड्स हैं ये इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा। रेंडर सेटअप, ठीक है, ये दो तरीकों से आप, यानी इसको, ये बेसिकली आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक बॉक्स आता है रेंडर सेटअप वी रे एडवांस 3.60। ठीक है, ये बॉक्स बेसिकली इस बेसिकली फोटोग्राफी में या रेंडरिंग में यूज होती है। ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज का जो लेक्चर है, आपने चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल के रेंडर सेटिंग्स में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज़ क्या है, आप मैक्स के अलावा अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में रेंडरिंग करना चाहे, चाहे कल को फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि यार मैं लूमियन ट्राई करना चाह रहा हूँ, या कुछ और ट्विन मोशन या कोरोना या कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर आप ट्राई करना चाह रहे हैं, अगर आपको इन रेंडर सेटिंग्स का बेसिक नॉलेज है, तो आप वहीं रेंडर सेटिंग्स बगैर कुछ किसी से सीखे आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक नॉलेज है तमाम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वीरे है, कोरोना है, लूमियन है, उसके बाद ट्विन मोशन है, अटलांटिस, जो भी हैं, उन सब के जो बैकग्राउंड है ना वो सबका सेम है। रेंडर सेटिंग्स का सबका बैकग्राउंड सेम है। ठीक है, तो आपने उसका कॉन्सेप्ट सीखना है सबसे पहले। तो जो रेंडर सेटअप है, दो तरीके हैं। आप या तो अपने जैसे ऊपर ये बटन है, ठीक है, आपके ऊपर रेंडरिंग वाला बटन आ रहा होता है आपके पास, आप इसको क्लिक करके रेंडर सेटअप में जा सकते हैं। दूसरा इसका शॉर्टकट है, दैट इज F10 ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, आप F10 को प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे, तो आपको ये रेंडर सेटिंग मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, रेंडर सेटअप। अब फॉर एग्जांपल वीरे, जैसे हमने कहा था कि मैक्स के अंदर एक तो 3ds मैक्स है,
ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। उसके साथ हम एक प्लग इन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड वीरे। ठीक है, एक एक जिसे कहते हैं प्लग इन है, एक्सटेंशन है। ठीक है, उसको हम यूज़ करके रेंडरिंग करते हैं। ठीक है, और अब जब हम मैक्स बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं, पहली दफ़ा ओपन करते हैं, तो मैक्स के अंदर कुछ अपने रेंडरिंग इंजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये रेंडर्ड है। रेंडर्ड के जब आप इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। एनवीडिया आई, एनवीडिया मेंटल रे, यूवीडब्ल्यू, स्कैनलाइन, एआरटी। ये बेसिकली ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स के अंदर प्लगइन्स होती हैं। ठीक है, जैसे ए आर टी रेंडर है, स्कैनलाइन रेंडर है। ठीक है, वीरे आर टी 3.6। ठीक है, जैसे वीरे के अलावा ये बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं ना, ये आपके पास पहले से उधर मौजूद होते हैं। इनके अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो करना है वो वीरे को करना है। वीरे जब आप इंस्टॉल करके इसको यानी क्रैक कर लेंगे तो देन आपके पास ही यहाँ ये वीरे की ऑप्शन भी आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं ये आपको ये जो लिखा है इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ओपन रेंडर सेटअप एंड गो टू द रेंडर ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट वीरे एज एन रेंडरिंग इंजन। ठीक है, आपने क्या करना है, जब पहली दफ़ा खोलेंगे आप, तो आपने रेंडर पे इसका जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएंगी, आपने यहाँ वीरे 3.6 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देन गो टू कॉमन। ठीक है, आप ये देखें, ये वीरे के ऊपर कुछ बटन है, ये देखें कॉमन है, वीरे है, जीआई है, सेटिंग्स एंड रेंडर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपने कॉमन पे क्लिक करना है। कॉमन पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है असाइन रेंडर पे। ठीक है, इसको ड्रॉप करना है, इसको यानी नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, जब आप देखेंगे ना, यहाँ देखें प्रोडक्शन और मटेरियल, आप जब यहाँ आ जाएगा ना वीरे एडवांस 3.6, आपने इधर एक नीचे बटन होगा सेव एज डिफॉल्ट, आपने उसको एक बार क्लिक कर देना। ये करेगा क्या, इस तरह करने से होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम, ये आपने एक दफ़ा करना है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी मैक्स को ओपन करेंगे, आपको ये जो ड्रॉप डाउन वाला स्टेप है ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक ही दफ़ा कर लें। ठीक है, आप क्योंकि अब आपने फ्यूचर में वीरे के ऊपर ही काम करना है, तो आप एक ही दफ़ा इसको सेट कर लें एज अ डिफ़ॉल्ट इंजन। बाकी इंजन पे हमने काम नहीं करना और ना ही उनके ऊपर हमने कभी उनकी तरफ जाना है। तो आप एक ही दफ़ा वीरे को अपना डिफ़ॉल्ट इंजन वो सेट कर लें। किस तरह होगा कि आप कॉमन में जाएं, असाइन रेंडर और सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास वो एज अ डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई होप सबको ये जो 3ds मैक्स की स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है, रेंडरिंग, ये देखें रेंडरिंग में जाके ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखें ये आपके पास रेंडर सेटअप आ जाएगा। ठीक है, मैं इन सबको मिनिमाइज करता हूँ, ये देखें उसी तरीके से ये आपके पास रेंडर का बटन है। आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। आपने इसको ड्रॉप डाउन करके वीरे एडवांस 3.6 इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ये करेंगे, उसके बाद ये देखें ये कॉमन का बटन है, वीरे का बटन है, जीआई है, सेटिंग्स है, रेंडर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनके आगे फर्दर ऑप्शंस हैं, जैसे वीरे के अंदर फर्दर टैब्स हैं। ठीक है, जैसे जीआई के अंदर मज़ीद 4 टैब्स हैं। ठीक है, सिस्टम ये सेटिंग्स के अंदर ही है, हमें सारी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, हम चंदे को देखेंगे जो हमारे काम की हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था कॉमन में जाके ये देखें असाइन रेंडर है। अब किसी टैब को ओपन करना हो तो ये देखें प्लस है, इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो ये माइनस का यानी इसको छोटा बड़ा आप ऑप्शंस को इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखें असाइन रेंडर जब करेंगे, जब आप यहाँ 3.6 करेंगे तो इधर भी 3.6 आ जाएगा। ठीक है, वीरे एडवांस 3.6 या कोई भी वर्जन जो वीरे का आप सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ आ जाएगा ये आपके पास सेव एज डिफ़ॉल्ट, आप इसको एक दफ़ा क्लिक करके ये देखें इस तरह पूछेगा आपको कि ठीक है डिफ़ॉल्ट सेव करना, आप कहेंगे होंगे ओके। तो ये मेरे पास जो वीरे जो है ना वो एज अ रेंडरिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंजन वो सेट हो गया। ठीक है, ये अभी तक हमने ये किया है कि वीरे को एज अ डिफ़ॉल्ट इंजन कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, आपने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। ये हमेशा मैं एमसीक्यूज में पूछता हूँ ये क्वेश्चन, और 90% ये गलत करते हैं लोग। ठीक है,
तो इसको देख लीजिएगा। स्टेप्स पूछता हूँ कि क्या तरीकाकार है, आपने ड्रॉप डाउन को क्लिक करना है, वो एक उस तरीके से एमसीक्यूज होता है। लेकिन इसको आपने एक दफ़ा देख लेना कि आप रेंडर कॉमन में जाके साइन रेंडर और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, तो आपके पास ये एज अ रेंडरिंग इंजन सेट हो जाएगा। ठीक है। अब रेंडर सेटिंग्स को प्रेजेंटेशन में दोबारा आ जाते हैं। रेंडर सेटिंग्स हम करें, दे आर 5 मेन टैब्स ऑन वीरे रेंडर सेटिंग्स, जैसे मैंने आपको भी दिखाए हैं। कॉमन है, वीरे है, जीआई सेटिंग और रेंडर एलिमेंट। ठीक है। These tabs are further divided into sub options as follow. We will only work on the highlighted settings. For example, इसका क्या मतलब है, जैसे कॉमन टैब है, कॉमन टैब में जो ईमेल नोटिफिकेशन है, स्क्रिप्ट्स है, असाइन रेंडर है। ठीक है, असाइन रेंडर हमने एक दफ़ा यूज़ कर लिया, दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो टैब हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉमन पैरामीटर। ठीक है। इसके अलावा इनको हम छेड़ें तक, यानी इनके पास जाएंगे भी नहीं। ठीक है। इसी तरह जैसे वीरे टैब के ऑप्शन है, तो उसमें पहली 2 ऑप्शन तो वैसे ही बेकार हैं और इन्वायरमेंट को हम वैसे ही स्किप करेंगे। ठीक है। और जो बाकी ऑप्शंस रह गई हैं उनमें एक एक दो दो सेटिंग्स हैं। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेटिंग्स थी। 15 में से 3 इधर से गई, 3 इधर से गई, तो 9 सेटिंग्स, ठीक है, वो आपकी रह गई हैं। 9 में भी जो कैमरा है बेसिकली वो भी बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है। तो समझ लें कि 15 में से आधी सेटिंग्स तो हमने वैसे देखनी ही नहीं है। जब भी आप वीडियो के ऊपर काम कर रहे होंगे, इनके पास हमने जाना ही नहीं है। ठीक है। और जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इन्हीं के ऊपर हमारा काम है। ठीक है। इसी तरह जैसे अब जीआई टाइम में जाएंगे तो पहले 3 है। ठीक है। उसमें से जो हमारे पास जो कोस्टिक्स वाली है उसको नहीं देखेंगे, और जो उसके अलावा जो हमारा ये सेटिंग्स वाली, उसमें जस्ट हम सिस्टम को देखेंगे। बाकी हमारा इनसे कोई इतना यानी काम नहीं पड़ता और ना ही हम इनको करेंगे। उसके अलावा जो रेंडर एलिमेंट है, ठीक है, उसमें रेंडर एलिमेंट्स है, एक छोटा सा स्टेप होता है। ठीक है। तो जब हम सेटिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इन 5 टैब्स में हमने सारी को नहीं देखना, सारी सेटिंग्स को नहीं देखना। जो मैंने यहाँ हाईलाइट की हैं आपके सामने के लिए, कल को जब आप लेक्चर रिवाइज कर रहे हो तो आपके सामने आपको पता हो गया हमने इन सेटिंग्स को करना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। इससे पहले जो हम अपनी जो रेंडर सेटिंग्स हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं। ये पहली जो कॉमन वाली थी, उसकी जो कॉमन पैरामीटर्स हैं, ये मैं उसको अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि उसको हमने ही सेटिंग्स किया है और किस तरीके से हमने उनको फर्दर लेके चलना है। ठीक है। वी विल डू द फॉलोइंग। ये मैं पढ़ के इस वजह से आपको, यानी जो मैं लिखा क्यों है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा होता हूँ कि कल को आप जब लेक्चर रिवाइज करें तो आपको ये चीज़ें यानी जो ये जो ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं ये समझ आ जाए। ठीक है। वी विल डू द फॉलोइंग सेटिंग्स इन कॉमन टैब of render setup. The first setting we should pay attention is the output size of the image. ठीक है। यानी इमेज का जो आउटपुट, यानी फॉर एग्जांपल हमने रेंडर किया, रेंडर करने के बाद जब हम अपने एक जो इमेज बनती है उसको सेव करना, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये बेसिकली हम उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। एवरी इमेज हैव सर्टेन हाइट एंड विड्थ अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कई क्लाइंट कह रहे होते हैं कि हमने जो इमेज यूज़ करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन पर्पसेस। ठीक है। कई क्लाइंट कहते हैं कि हमने इसको अपने फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर पे चलाना है या बड़ी एलईडीज पे चलाना है। कई क्लाइंट कहते हैं कि हमने ये इमेज बनवानी है अपने बड़े बड़े बिल बोर्ड, जैसे अक्सर आपने बाइट देखे होंगे सड़कों के ऊपर लगे होते हैं। हमने उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। तो उन अब एक इमेज को आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। प्रेजेंटेशंस के लिए जो इमेज यूज़ होती है उसकी अलग डायमेंशन हैं, और इसके अलावा जो आपकी प्रोजेक्टर स्क्रीन या जो आप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बनाते हैं उनके लिए उनकी इमेजेस की जो डायमेंशंस होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है। तो हर इमेज की अपनी कुछ ना कुछ उसकी साइजेस होती हैं। वो साइजेस क्या हैं वो आगे हम देख लेते हैं। इफ़ वी डिवाइड द विड्थ ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप विड्थ को हाइट पे डिवाइड कर दें, वी गेट अ रेशो दैट इज नोन एज एस्पेक्ट रेशो। ठीक है। एस्पेक्ट रेशो, इस वर्ड को आपने याद रखना है। ये बेसिकली है क्या, ये होती क्या है कि आप अपनी कोई भी इमेज होती है उसकी विड्थ को उसकी हाइट से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एस्पेक्ट रेशो आ जाती है। नॉर्मली वी यूज़ द फॉलोइंग एस्पेक्ट रेशो इन द इंडस्ट्री।
ठीक है, इंडस्ट्री में जब जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो आपके पास ये है 1, 1.3, 1.7 और 0.75। ठीक है, 90% ऑफ द टाइम हम ये एस्पेक्ट रेशियो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर में जो एक्सटीरियर बल्कि ये यूज हो रही होती हैं सारी। ठीक है, 1, 1.3, 1.7, 0.75। अब यही क्यों यूज हो रही हैं, ये एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड है कि हमने ये यूज करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इवन आप अपनी जो घर की टेलीविजन स्क्रीन भी खरीदते हैं वो भी आपको इन्हीं रेशियोज में मिलेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्क्रीन हो गई या आपका टीवी हो गया। टीवी जो आपकी मोस्टली होती है वो 1.77 एस्पेक्ट रेशियो में होती है 90%। ठीक है, जो चाइना की टीवी होती हैं उनकी ऊपर नीचे होती हैं। अगर ओरिजिनल आप किसी ब्रांड का टीवी लें जैसे सैमसंग है या TCL है या कोई भी एक ब्रांडेड टीवी लें तो उसमें जो एक्सपेक्ट रेशियो होती है वो 1.77 होती है, 1.778 90%। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जो स्क्रीन होती है ना वर्किंग, जैसे कंप्यूटर के साथ जो स्क्रीन हम अटैच करते हैं वो 1.3 में भी आती हैं, वो 1 में भी आती हैं, वो 1.78 पे भी आती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप यूज़ किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 90% हम यही रेशोज यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये रेशोज हमने अपने रेंडर के लिए कैसे सेट करनी है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। इन इमेज द स्मॉल लॉग इज द की टू लॉग एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द इमेज। ये देखें, आप में ये मैक्स में भी आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। बहरहाल आपको ये देखें, ये मैंने एरिया हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए इमेज एस्पेक्ट, इधर आपके पास ये बता रहा होता है कि आपके पास इमेज के एस्पेक्ट रेशियो ये आ रही है। ठीक है, इसके सामने ये देखें छोटा सा लॉक आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसको लॉक करना होता है। ये बेसिकली इसको मैं बता देता हूँ इसको किस तरीके से यूज़ करना है, पर आपने जेन में रखना है कि एस्पेक्ट रेशो को लॉक करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये लॉक को यूज़ करते हैं। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए। रेंडर आउटपुट इज द ऑप्शन वेयर यू कैन सेव द इमेज पाथ बिफोर डूइंग द रेंडर। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अब मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, ये खोलते हैं हम मैक्स के अंदर। आई होप सबको अगेन 3ds मैक्स की जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। अब ये देखें कॉमन पैरामीटर्स मैंने जिस तरह कहा था हमने जाना है, हमने इसको ये देखें क्लिक किया। ठीक है, अब आपके पास ये देखें मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। देख के घबरा नहीं जाना इनको कि पता नहीं क्या क्या आ गया। ठीक है, हमारी जो काम की चीज़ है हम उनको देखेंगे। हाँ, अब जब आप ये देखें, हमेशा इधर एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने इन ऑप्शंस को खोलना है ना, तो हमेशा जो माउस का लेफ्ट क्लिक है ना, किसी खाली जगह पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करना है। स्क्रॉल से भी हो जाती है, ये देखें ऊपर नीचे। ठीक है, माउस यानी अब अगर आप अपने माउस का जो सेंटर वाला बटन है उसको ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरीके से हो जाती हैं। लेकिन ये अक्सर औकात गलत हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी एक ड्रॉप डाउन के ऊपर लाके इसको करेंगे ना, ये देखें वो उसकी ऑप्शंस को चेंज कर देता है। ठीक है, तो कोशिश आपने यही करनी है, जैसे कस्टम है ये देखें, अब इसको ये देखें आपकी ऑप्शन चेंज होना शुरू होगी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपने कोई नीचे से ऑप्शन को देखनी है या इसको ऐसे ऊपर नीचे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपने किसी खाली जगह के ऊपर क्लिक करना है और उसको ऊपर या नीचे इस तरीके से हमेशा आपने इस तरह करना है। बाज़ का तो इंसान अपनी सेटिंग्स तो सही कर रहा होता है, लेकिन जब आप इस तरह ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ का तो वो ऑप्शन चेंज हो जाती है, तो वो कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ है। अब आउटपुट साइज के ऊपर आ गए हम। ठीक है, ये देखें ये इमेज की विड्थ है, ये इमेज की हाइट है। ठीक हो गया। अब ये देखें बाय डिफॉल्ट 1.33 आ रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन है आपने इनको नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब ये देखें विड्थ, अब दो वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है। एक तो आपने याद रखनी है 800। ठीक है, ये स्टार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, आपने स्टार्ट करना है यहाँ 800 से। फॉर एग्जांपल 800 आपने विड्थ लिखी। ठीक है, अब ये देखें नीचे अब उसकी हाइट है। ठीक है, वो अब बता रहा है आपको। अब स्टार्ट आपने करना है 800 लिख के। ये बेसिकली ये हम कर रहे हैं, अभी जो स्टार्ट करेंगे हम रफ रेंडर सेटिंग्स में। ठीक है, अब रफ और फाइनल रेंडर सेटिंग्स ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। मान कुछ पूछ रहे हैं? मान पूछ रहे हैं आपने कुछ?
अच्छा नहीं पूछना, चलो ठीक। अच्छा इधर देखें। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया, आपने विड्थ उसकी रख दी 800, ठीक है, उसके बाद उसकी हाइट डिफाइन करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था 1.3, 1.7, 1 और 0.75, ठीक है, ये कैसे आएंगी? यहाँ मैंने 800 लिखा, कोई एक सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अपनी आसानी के लिए आप नीचे 600 लिखेंगे, 800 डिवाइडेड बाई 6, 1.33 आ जाएगा, ठीक है, उसने नीचे बता दिया। अगर आप 1.7 की चाहिए तो ये देखें, और 50 ऐड करेंगे तो 1.7 ये आ गया। 1 वाली चाहिए तो आपको 800, 0.75 75 चाहिए, 0.6, और ये देखें या तो 800, 600 एंड 450, ये आपने तीन वैल्यूज याद रखनी है। वैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज कर रहे होते हैं, और दैट इज 800, 1.7 या 1.3। एक्सटीरियर में ज्यादातर 90% ऑफ द एक्सटीरियर हम 1.7 यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटीरियर में 90% हम 1.3 यूज कर रहे हैं। इससे वेरी भी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है एक्सटीरियर किस तरीके का है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारा एक रेगुलर घर है, ठीक है, एक रेगुलर बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें ये रेशो हमारी एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। तो हम ये देखें, हमने 800, 450, ठीक है, ये करके आप ये देखें, आप अगर बटन को प्रेस कर देंगे ना, तो आप उसने ये किया है, आपकी ये जो एस्पेक्ट रेशियो है इमेज की, वो लॉक कर दी है, ठीक है। दैट मीन्स इमेज की एस्पेक्ट रेशियो लॉक हो गई है, ठीक है। हाँ, इमेज का साइज हम स्टिल वेरी कर सकते हैं। अब इमेज के साइज से क्या मुराद है? अक्सर आपने वर्ड सुने होंगे, ठीक है, कि एच डी क्या होता है, अल्ट्रा एच डी, ठीक है, 3K, 4K। अक्सर आप जैसे अभी जैसे क्रिकेट सीजन था, तो ए स्पोर्ट्स वालों ने एक चैनल लॉन्च किया है, एयरवाई ने, ए स्पोर्ट्स के नाम से, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पहला एच डी स्पोर्ट्स चैनल, उसका क्या, एच डी बेसिकली वो बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वो साइज होते हैं इमेज के, ठीक है। जो एच डी जब हम बोलते हैं किसी भी इमेज का, ठीक है, उसका क्या मतलब है कि वो आपकी जो विड्थ है ना, जो आपको आउटपुट नजर आ रही है, वो वो 1080 है, ठीक है। यानी जो विड्थ ऑफ द इमेज है, जब आप एच डी वर्ड यूज करते हैं, दैट इज, इसका मतलब है कि जो विड्थ है आपकी वो 1080 है, ठीक है। अगर आप अल्ट्रा एच डी यूज करते हैं तो उसका मतलब है 920 है, ठीक है। 920 बाय 1080, ये जो डायमेंशन आ रही होती हैं, ये आपकी अल्ट्रा एच डी की आ रही होती हैं। ये विड्थ के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। 3K का मतलब है 3200, ठीक है, और जो 4K है वो होता है 3870, आई थिंक समथिंग ऐसे है, ठीक है। एक मिनट मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ 4000 या 3800 समथिंग। तो बेसिकली ये साइज के ऊपर होता है। अब प्रेजेंटेशन के लिए नॉर्मली हमारे पास जो अल्ट्रा एच डी इमेज है ना, वो चल जाती है। फॉर एग्जांपल 2000 अगर आप उसकी वैल्यू रख लेते हो, ठीक है, 2000 बाय 1025, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन पर्पजेज के लिए ठीक है। अगर आपने सोशल मीडिया या किसी अच्छी स्क्रीन पे चलाना है, तो उसके लिए हमेशा आपने कोशिश करनी है कि 4K के ऊपर रेंडर करें, ठीक है। और जो आपके बड़े बड़े बिल बोर्ड होते हैं, जैसे बाहर अक्सर आपने देखा होगा, तो वो मिनिमम उसकी जो होती है वो 8000 होती है। उससे ज़्यादा पे भी रेंडर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बिल बोर्ड्स के लिए मिनिमम हमने उनको देना होता है वो 8K देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हमेशा क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आपने सबसे पहले अपनी एस्पेक्ट रेशियो सेम करनी है, वो लॉक करनी है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये आपने हमें, जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपने द मीडियम ऑफ डिस्प्ले आपका क्या है, कि आपने दिखाना किस मीडियम पे है। वो फॉर एग्जांपल अगर उनको जस्ट सोशल मीडिया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन पर्पज है, तो आप उसको 4000 या एंटर करके उनकी जो रिक्वायर्ड एस्पेक्ट रेशियो है, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको दे देंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये सारा है इमेज का। इमेज को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें हैं, नंबर वन एस्पेक्ट रेशियो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद नंबर टू इमेज का साइज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इवन आप गूगल पे भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर इधर लिखें फॉर एग्जांपल 4K डायमेंशंस ऑफ
इमेज। ठीक है, ये आपको बता, ठीक है। 4K की ये देखें, इसी तरह 4K डिमेंशन ये आपको बता देगा 2K डिमेंशन ऑफ द इमेज, वो आपको दे देगा। ठीक है, 2000 या 1080 इसके अकॉर्डिंग इसके लगभग होगी। ठीक है, तो डायमेंशन आपने कौन थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में कि ये बेसिकली क्या है। तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट साइज हमने इमेज का देना होता है कि इमेज का आउटपुट साइज क्या, हमें जो जब हम रेंडर कर लेंगे तो हमारे पास जो इमेज आएगी उसका आउटपुट साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मैं यहाँ जैसे रेंडर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, हम कर रहे थे इसका, ये इमेज है। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज हमने रेंडर की है। ठीक, अब चेक करना हो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो आप देखें इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें, तो ये देखें यहाँ के आपके पास डिटेल्स आ रही होती हैं। तो ये देखें इस इमेज का मैंने साइज़ रखा हुआ है 4000/2250, एस्पेक्ट रेशियो 1.77 था। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से फाइनल में इस तरीके से यानी इसको रेंडर वगैरह कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा, एस्पेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और इमेज की आउटपुट कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, वो हमने सेट किस तरह करनी है। एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर लेना है और जो हमें डिमेंशन चाहिए वो हमने वो ले लेनी है। अब बेसिकली जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम दो किस्म की सेटिंग्स करते हैं अपनी इन सेटिंग्स के अंदर। नंबर वन इज़ रफ रेंडर सेटिंग और नंबर टू जो हमारे पास आती है वो फाइनल रेंडर सेटिंग्स हैं। ठीक है, अब इनमें क्या फ़र्क है। रफ रेंडर सेटिंग्स करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि फॉर एग्जांपल अगर हमने लाइटिंग की है, लाइटिंग की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करना है और हम ये चाहते हैं कि हम जल्दी जल्दी जो रेंडर करें और हमारे पास उसका प्रीव्यू जल्दी जल्दी आ जाए, टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो उसके लिए जो हम सेटिंग्स करते हैं दैट आर उनको हम कहते हैं कि वो रफ रेंडर सेटिंग्स हैं। और जो हमने इमेज रेंडर करके क्लाइंट को डिलीवर करनी होती है उसके लिए जो सेटिंग्स करते हैं वो हम उसको कहते हैं फाइनल रेंडर सेटिंग्स। ठीक है, तो दो में हमेशा इन फ्यूचर अगर लेक्चर में जब हम रेंडरिंग के ऊपर मजीद जाएंगे तो दो वर्ड में यूज़ करूंगा। द वन इज़ फाइनल रेंडर सेटिंग्स, वो हम अपनी आसानी के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कैमरे की लाइट ठीक है, ठीक है, उसके अलावा एक्सपोजर ठीक है, इमेज ठीक है, मटेरियल ठीक बन रहे हैं, वो हम जब वो कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट, जब मटेरियल्स हम बना रहे होते हैं तो बार बार हम रेंडर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो रफ रेंडर सेटिंग्स यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि वो बस उसकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन हमें प्रीव्यू एटलीस्ट पता चल जाता है कि हमारा मटेरियल दिखेगा इस तरीके से या हमारी लाइट इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो बारी बारी पहले मैं रफ रेंडर सेटिंग्स आपको करके बता देता हूँ, फिर उसी को ही अमेंड करके फाइनल किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आपने रफ रेंडर सेटिंग्स के ऊपर काम कर रहा होना है, जस्ट आपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आपने हमेशा क्या करना है, अपनी एस्पेक्ट रेशियो लॉक कर लेनी है और जो आपकी वैल्यू है आपने उसको 800 पे रखना है। ठीक है, विड्थ को, ये इससे कम वो ज़्यादा कम हो जाती है, इससे ज़्यादा वो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो विड्थ है वो आपने 800 पे सेट कर लेनी है। ठीक है, एक मिनट मैं स्लाइड देख लेता हूँ, स्लाइड्स में हम कहाँ थे। ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये जो आउटपुट है इसका मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट आपको जस्ट समझाने के लिए, ये देखें मैंने क्या किया, एक बॉक्स ड्रॉ किया और एक टॉप व्यू में जाके एक रैंडम एक मैंने ये लाइट लगा ली। ठीक है, ये मैं आल्ट डब्ल्यू से विंडो का वो चेंज कर रहा हूँ, रिव्यू वगैरह। ठीक है, ये रेंडर रैंडम जिस तरह मैंने इस तरीके से ना ये व्यू सेट किया और ये मैंने रेंडर किया। असल में ये लैपटॉप है तो ज़रा थोड़ा सा स्लो होगा।
नेक्स्ट टाइम वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिस्टम पे पढ़ाऊँ, वहाँ जो रेंडर वगैरह है वगैरह जल्दी हो जाते हैं, तो हमारा ये जो रेंडरिंग के टाइम पे ये जो टाइम लगता है ये हमारा काफ़ी सेम ये जो है ना सेव हो जाएगा। लेट्स सपोज, ठीक है, कि हमने ये रेंडर किया है, ठीक है, ये एक बॉक्स बनाया है, कुछ भी था, ये एक हमने रफ सा एक रेंडर निकाल लिया, ठीक है, लेट्स सपोज ये हो गया, ठीक है, ये आपके पास ये देखें एस्पेक्ट रेशो 1.7 में ये आपके पास एक इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं इसको अपने कंप्यूटर में सेव करना हो तो ये देखें यहाँ से हमारे पास ये वीरे फ्रेम बफर है, इसके आगे मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव करना है, कोई भी इसका नाम देना है, लेट्स सपोज रेंडर, इसको मैं एज यहाँ से ड्रॉप डाउन से एज अ जेपेग इमेज फॉर्मेट सेलेक्ट करके ये मैं यहाँ इसको ये सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया है, पहले अपना मॉडल बनाया है, रेंडर करने के बाद सेव किया, ठीक है, ऐसे ही किया ना, जब रेंडर हो गया था फिर मैंने यहाँ क्लिक किया था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं फॉर एग्जांपल अक्सर जब आप सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो अक्सर लाइट चली जाती है पाकिस्तान में, ये बड़ा चीज़ें कहते हैं ना मेजर इशू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने रेंडर स्टार्ट किया, आप ये कहते हैं कि यार ठीक है, मैं बाद में सेव कर लूँगा, ठीक है। अक्सर ये होता है कि लाइट चली जाती है, रेंडर हो गया होता है, आप कोई अपने काम में बिजी होते हैं, जब आप वापस आते हैं सेव करने लगते हैं या सेव करने से पहले पहले आपका सिस्टम बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपका जो रेंडर हुआ होता है वो आपका ज़ाया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर जब लाइट आएगी दोबारा सिस्टम ऑन करेंगे तो रेंडर करके दोबारा आपको सेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं जाना हो, या अक्सर मैं ये करता हूँ कि मैं रेंडर लगा के फाइनल टाइम अक्सर मैं क्या करता हूँ कि रेंडर लगा के मैं अपने ऊपर दूसरे काम करता हूँ, या कहीं जाना होता है बाहर, वहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। तो वो कोई आप वो तो करें ना, यानी वो मेरे जहन में हो कि जैसे ही मैक्स रेंडर कंप्लीट करे वो उसी टाइम उसको सेव भी कर दे आपके कंप्यूटर में। तो उसके लिए हम ये देखें, ये रेंडर आउटपुट इसको यूज़ करते हैं। आप देखें यहाँ ये सेव फाइल है, इसके आगे क्लिक करेंगे, वो आपको पूछेगा कि भाई कहाँ सेव करना है आपने रेंडर, तो मैं उसको बता दूंगा फॉर एग्जांपल रफ इधर रेंडर 01, ठीक है। तो इसका मैं उसी तरीके से जेपैग इसका टाइप या फॉर्मेट इसको बता दिया और मैंने इसको कर दिया सेव, ओके कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं रेंडर करूँगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो देखें उसने रेंडर स्टार्ट किया है, वो रेंडर कंप्लीट होगा, वो उसको ऑटोमेटिकली खुद ही आपके कंप्यूटर में जहाँ उसने आपने उसको लोकेशन दी होगी वो उसको वहाँ सेव कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्पज़ के लिए ये आउटपुट यूज़ होता है। दो तरीके जैसे मैंने बताया, रेंडर हो जाए तब आप सेव कर लें, या आप चाहते हैं कि नहीं रेंडर जब हो जाए तो मैक्स उसको खुद ही सेव कर दे पहले ही, मुझे बाद में सेव ना करना है, तो उसको पहले इस तरीके से बता दें, उसको पहले उसका पाथ डिफाइन कर दें कि रेंडर कंप्लीट होने के बाद मैक्स जो है वो मेरे रेंडर को इस फलां जगह पे वो उसको सेव कर दे, ठीक है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें थी, ये बस कंप्लीट होने वाला है, चलिए जब तक होता है हम अगली स्लाइड पे चलें। तो आई होप ये स्लाइड सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था एस्पेक्ट रेशो का, और आपने अपनी आउटपुट्स को कैसे डील करना है उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो मतलब कॉमन की सेटिंग्स में मेरे पास सिर्फ यही सेटिंग्स थी। नेक्स्ट टाइम अगले टैब पे हम चले जाएंगे, वो है फ्रेम बफर का टैब, ठीक है, वो वीरे में है। अब फ्रेम बफर को जैसे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होंगी नीचे, ठीक है। यह मैंने कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ फ्रेम बफर के बारे में। इन फ्रेम बफर टैब वी विल डिसेबल दिस अनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, ठीक है। ये एक ऑप्शन आ रही होगी, आपने जस्ट इसको क्लिक हुआ होगा, आपने इसको अनचेक कर देना, ठीक है। अब बेसिकली फ्रेम बफर इज द बॉक्स वेयर द फाइनल इमेज इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। फ्रेम बफर जिसे कहते हैं वो टूल है जिसके अंदर मैक्स या वीरे जो दोनों मिलके अब उसके अंदर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कुकिंग करनी है, तो कुकिंग आप किसी बर्तन के अंदर करेंगे ना, तो वो जो बर्तन है ना, ठीक है ना, वो बेसिकली एक फ्रेम बफर है मैक्स के अंदर, यानी उसके अंदर रेंडरिंग होगी, ठीक है। अब दो किस्म के फ्रेम बफर आपके पास इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। 3ds Max एंड वीरे बोथ हैव देयर ओन फ्रेम बफर,
ठीक है, यानी मैक्स का अपना फ्रेम बफर है और वीरे का अपना फ्रेम बफर है। ठीक है, दोनों के अलग अलग हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अभी ये देखें, ये जो आपके पास ये फ्रेम बफर आ रहा है ना, जैसे जिसमें ये कलरफुल इस तरह की चीजें हैं और नीचे आपके पास ये ऑप्शन, ये बेसिकली वीरे का फ्रेम बफर है। ठीक है, मैक्स का भी आ रहा होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्स का कहाँ से आता है, ये देखें उसी तरीके से आपने रेंडरिंग, रेंडर फ्रेम विंडो, ठीक है, ये मैक्स का है। आपको ये देखें, ये दोनों आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ ये जो फ्रेम बफर आ रहा हुआ है, जहाँ आपकी फाइनल इमेज यहाँ जिसके अंदर हमारा रेंडर होता है, ये देखें मैक्स वाले पे ये मैक्स का लोगो लगा हुआ है, और ये वीरे वाले पे ये देखें ये वीरे का लगा, ये जो वीरे का लोगो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो दो फ्रेम बफर हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमने कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास अच्छे पैसे दें, आपने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया होगा, ठीक है, और सही हैवी वाला सिस्टम बनाया हुआ आपने, तो अगर तो आपका सिस्टम अच्छा है, ठीक है, आपकी सिस्टम का प्रोसेसर भी अच्छा है, कोई आपने 8/12 GB का ग्राफिक कार्ड भी लगाया हुआ है, रैम भी आपकी 32 GB है, उससे ज़्यादा है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप वीरे का फ्रेम बफर यूज़ करें। ठीक है, अब ये कौन सा कैसे आता है वो मैं आप बता देता हूँ, लेकिन अगर आपका सिस्टम आपको लगता है कि थोड़ा जिसे कहते हैं ना माठा, फॉर एग्जांपल कोर i5 है, और फॉर एग्जांपल रैम 10 GB है, कार्ड भी 2 GB का लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा मैक्स का जो है ना फ्रेम बफर यूज़ करें। अब इन दोनों में फ़र्क बेसिकली एक छोटा सा फ़र्क है, जो मैक्स का फ्रेम बफर है वो आपके सिस्टम का प्रोसेसर यूज़ करता है। ठीक है, और जो वीरे का फ्रेम बफर है वो आपके सिस्टम की रैम यूज़ करता है। ठीक है, फर्क बेसिकली इतना है, काम इनका एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो मैक्स का वीरे है वो आपके सिस्टम का प्रोसेसर यूज करता है, और जो वीरे का फ्रेम बफर है वो आपके सिस्टम की रैम यूज करता है। ठीक है, अब रैम और प्रोसेसर में से कौन सी अच्छी चीज़ है, बेसिकली जो आपका प्रोसेसर होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू रैम। रैम आपकी सिस्टम की ज़्यादा जल्दी हीट अप होती है और ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम थोड़ा मठा है या थोड़ा हल्का है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना जो रेंडर है वो प्रोसेसर पे निकालें। प्रोसेसर थोड़ा वो है ना, उसकी परफॉर्मेंस ज़रा तेज़ होती है रैम से, वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लेता है, उसके ऊपर अलहदा वो जैसे हीटिंग वो एक पेस्ट होती है वो लगी होती है, पंखा लगा होता है, तो वो प्रोसेसर को ठंडा करके रखा होता है। अक्सर हमारे सिस्टम के ऊपर जो रैम में होती हैं उनके ऊपर पंखे नहीं लगे होते। ठीक है, तो अब फ्रेम बफर आपने मैक्स का यूज़ करना है या वीरे का, वो आपके सिस्टम के ऊपर है। ठीक है, अगर तो आपका सिस्टम अच्छा है तो आप वीए का यूज़ करें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम पे काम कर रहा होता हूँ अक्सर, तो मैं वहाँ वीरे का फ्रेम बफर यूज़ करता हूँ, लेकिन जब मैं अपने लैपटॉप्स पे काम कर रहा होता हूँ या किसी भी ऐसे सिस्टम पे काम कर रहा होता हूँ जहाँ जिसकी वो जिस स्पेसिफिकेशन थोड़ी लो है, तो मैं मैक्स का जो फ्रेम बफर है उसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैक्स का कब आएगा, वीरे का कब आएगा फ्रेम बफर, वो चीज़ डिपेंड करती है इस फ्रेम बफर के ऊपर। ठीक है, ये फ्रेम बफर पे अगर आपने इसको क्लिक किया हुआ है जिस तरीके में आपको नज़र आ रहा है, तो वो वीरे का फ्रेम बफर यूज़ करेगा। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो वो मैक्स का फ्रेम बफर यूज़ करेगा। बस इतनी सी काम है। ठीक है, आप बंद कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिस्टम पे काम कर रहा होता तो मैं इसको ऑन करता, ऑन करके ये वीरे का उसका फ्रेम बफर यूज़ करेगा, इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये मैक्स का हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, वीरे का फ्रेम बफर हम यूज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मैक्स का क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब सिस्टम हल्का है तो वो क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें रैम और प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट है आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने जो फ्रेम बफर है उसमें बस हमने इतना ही करना है, इसको ऑन या ऑफ करना है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो अगला आ जाता है दैट इज इमेज सैम्पलर। ठीक है, इमेज सैम्पलर अगेन सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। इन इमेज सैम्पल टाइप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट बकेट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें अगेन
सिस्टम की स्पीड का जो है ना वो आपके पास आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन का है, ये पहली दो तो हमने देखनी, अबाउट भी है ये तो हमने नहीं देखनी, इसमें जस्ट क्लिक क्लिक ख़त्म। ठीक है, ग्लोबल स्विचेस पे भी हम एंड पे बात करेंगे, इस पे भी कोई चेंज नहीं करनी। ठीक है, ये जब हम ग्लोबल स्विचेस के ऊपर जब हम अपनी लाइट लगाएंगे ना तब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये हम तब लेंगे। फिलहाल जस्ट इग्नोर कि हमने ग्लोबल स्विचेस नहीं करना। इमेज सैम्पलर है, देखें ये यहाँ इसकी ये टाइप आ रही है, ये आप देखें प्रोग्रेसिव है और बकेट है। ठीक है, ये दो आ रही होती हैं। मैक्स जो बेसिकली यूज़ करता है, अब इन दोनों में भी अगेन वही रैम और प्रोसेसर का फ़र्क है। प्रोग्रेसिव करेंगे वो आपकी रैम को यूज़ करेगा, बकेट करेंगे तो वो आपके जो प्रोसेसर है वो यूज़ करेगा। मैक्स हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कोर i5 एक अच्छा प्रोसेसर है या कोर i7 एक अच्छा प्रोसेसर है। ठीक है, अब i7 की रैम जो है ना वो बड़ी जल्दी, या आई सीरीज़ की जो रैम है वो बड़ी जल्दी ख़राब होती है। रैम को कोशिश करनी है आपने रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो कम से कम यूज़ हो। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रैम यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपकी सिस्टम की रैम एक माह डेढ़ माह में वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। जस्ट कि हम अपने प्रोसेसर पे रेंडर करें, हम मैंने यहाँ से बकेट किया है। और दूसरा जो रैम है ना वो काफ़ी टाइम ले लेती है आपके रेंडर होने में एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को हमने बकेट इसलिए कर रहे हैं कि हमने प्रोसेसर यूज़ करना है। ठीक है, और ये जो है ना वो रेंडर जल्दी हो, बस इतना सा काम। अभी तक देखें हमने क्या किया, अपने इमेज का साइज डिफाइन किया है, यहाँ आके फ्रेम बफर ऑन या ऑफ करना है वो आपके ऊपर है, और उसके अलावा आपने बकेट करना है ताकि अपने प्रोसेसर के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इमेज सैम्पलर ही हमने बकेट सेलेक्ट कर लिया कि आपका सिस्टम स्लो ना हो, वो चीज़ आ गई। उसके बाद इमेज फिल्टर अगला जो ऑप्शन है ये है, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कैटमल रोम एज अ इमेज फिल्टर। ठीक है, इट विल गिव यू द शार्प एजेस। फॉर एग्जांपल अगेन मैं मैक्स में आ जाता हूँ। इमेज फिल्टर ये देखें, बाइट बार वीरे लेंस कॉज फिल्टर ये आपके पास आ रहा होता है, आपने इसको ड्रॉप करना है और यहाँ से कैटमल रोम सेलेक्ट कर लेना है। आपके एजेस जो है ना थोड़े शार्प देता है। ठीक है, बस इसका ये है कि आपके जो एजेस क्या है उसकी ज़रा उसमें रिफाइनमेंट ला के थोड़े शार्प एजेस दे देता है। ठीक है, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एज बेसिकली अगेन वो उसी तरीके से है कि इस चीज़ को एज कहते हैं, ये फेस है, ओवरऑल ये शेप होती है। ठीक है, और जैसे ये देखें, ये देखें ये एज आ रहे होते हैं ये एज वाले। ठीक है, इनकी क्वालिटी को ज़रा थोड़ा शार्प कर देता है, और हमें एजेस फाइनल जो इमेज होता है उसमें थोड़े शार्प ही चाहिए होते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए हम इसको इमेज फिल्टर को ये कर लेते हैं। उसके आगे जो है बेसिकली जिसे कहते हैं ना बैकबोन ऑफ रेंडरिंग इंजन, बकेट इमेज सैम्पलर। ठीक है, यानी जो ऊपर हमने बकेट किया था ये उसके आगे जो सब ऑप्शन है वो इधर नीचे आ रही होती हैं बकेट इमेज सैम्पलिंग। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये देखें जैसा हमने इमेज सैम्पलर पर यहाँ ये बकेट किया था, ये पहले ये प्रोग्रेसिव था, अब ये देखें ये देखें प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर। लेकिन जैसे हम इसको बकेट करते हैं तो ये देखें ये बकेट इमेज सैम्पलर, तो इसकी सब ऑप्शंस नीचे आ रही होती हैं। ठीक है, अब हम उनको देखने लगे। ठीक है, अब ये देखें बकेट इमेज सैम्पलर, दीज ऑप्शंस आर द बैकबोन फॉर द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। ठीक है, minimum subdiv options control the quality of the edges, and maximum subdivs control options control the quality of faces। That यानी ये देखें आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, ये मिनिमम सबडिव्स ये 1 और मैक्सिमम सबडिव्स 24। ठीक है, जो मिनी ये वैल्यू है ना छोटी यानी मिनिमम सबडिव्स, ये आपके जो एजेस हैं, जैसे ये एज है, ये एज है, ये है, ये है, ये है, ये इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसका मैं लेट्स सपोज कोई कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे ये एजेस आ रहे हैं ना इनकी क्वालिटी को ये कंट्रोल करता है, और जो मैक्सिमम सब डिव्स हैं जैसे ये 24 आ रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी जो फेसेस हैं, ये फेस इसकी क्वालिटी को ये बेहतर करता है। तो आपको इनका फ़र्क पता होना चाहिए कि मिनिमम सब डिव्स का क्या काम है और मैक्सिमम सब डिव्स का क्या काम है। उसके अलावा यहाँ देखिए, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा नॉइस थ्रेश होल्ड। ठीक है, नॉइस थ्रेश होल्ड
ये 0.001 है। ये बेसिकली जब आप रेंडर करेंगे, जब आप मजीद रेंडरिंग के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अननेसेसरी सी ब्लरनेस आ जाती है आपकी इमेज के ऊपर। वो थोड़ी सी ब्लर होना शुरू हो जाती है, जिस तरह आप कैमरे के अंदर ब्लर इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हम हमारी इमेज में नहीं चाहिए होती हमें, ठीक है। तो उस जो ब्लरनेस है उसकी जो क्वालिटी है वो ये नॉइस थ्रेशोल्ड कंट्रोल करता है। अब ये सवाल पहले ये आता है हमारे जहन में कि इनकी वैल्यूज कितनी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यूज मैंने आपकी आसानी के लिए, ठीक है, ये यहाँ नीचे लिख दी है। ब्लरनेस के ऊपर जो नॉइस क्या होती है, नॉइस थ्रेशोल्ड या ब्लरनेस इन द इमेज, या आप अपने तौर पे गूगल पे सर्च कर लीजिए, या आपको ये समझ आ जाएगी चीज़, काफ़ी इजी चीज़ है, ठीक है। अब ये देखें, जब आपने रफ रेंडर सेटिंग करनी है तो फॉर रफ रेंडर हैव द फॉलोइंग सेटिंग्स, ठीक है। आपने मिनिमम सब डिव्स एक रखनी है, मैक्सिमम सब डिव्स 5 रखना है, और नॉइस थ्रेशोल्ड 0.01 रखना है फॉर द रफ रेंडर्स। और फॉर फाइनल रेंडर्स, वो रेंडर जो आपने क्लाइंट को देने हैं उनको हम फाइनल रेंडर्स कहते हैं। उसके लिए आपने जो मिनिमम सब डिव्स है वो 5 रखनी है, मैक्सिमम सब डिव्स वो 20 रखनी है, और नॉइस थ्रेशोल्ड 0.005 रखना है, ठीक है। ये इतना सा काम है कि अगर आप जल्दी से फॉर एग्जांपल रफ रेंडर कर रहे हैं तो 1.5 0.01, और जब फाइनल रेंडर कर रहे हैं 520 0.005, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बकेट इमेज सैंपल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल डीएमसी। 5-10 पे ब्रेक लेंगे 10 मिनट की, ठीक है। उसके बाद उस दौरान आप नमाज वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम दोबारा आ जाएंगे। ग्लोबल डीएमसी है चेक, इसमें हमारे पास जस्ट एक काम है। अगेन ग्लोबल डीएमसी, इसका काम है नॉइस को कंट्रोल करना। और ये जस्ट हमने, हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रही होती हैं यहाँ, लॉक और यूज़। आपने जो लॉक वाली लॉक नॉइस पैटर्न है, ठीक है, आपने जस्ट उसको क्लिक कर देना है, और इसके अलावा हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है, ये आपने कर देना। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कलर मैपिंग, ठीक है। कलर मैपिंग, अब ये देखें आपके पास ये मैंने एरियाज हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे ही आप कलर मैपिंग के टैब या उसके ड्रॉप डाउन में आएंगे तो आप सबसे पहले टाइप आ जाएगी, ठीक है। टाइप को आपने एरिया या इसको आपने एक्सपोनेंशियल कर देना। फ्रॉम द सेलेक्ट एक्सपोनेंशियल एज इट वर्क फॉर द ओवर एक्सपोज एरिया ऑफ द इमेज, ठीक है। ओवर एक्सपोज एरिया वो होते हैं जहाँ आपकी लाइट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है। जब आपकी लाइट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो उस चीज़ की डिटेल्स को छुपा देती है, हमें वो चीज़ सही से नज़र नहीं आती, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी को, यानी वो चीज़ हमें यानी अच्छे तरीके से दिखाए, उसके लिए हम एक्सपोनेंशियल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ ड्रॉप डाउन होते हैं, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल को यूज़ करना है। और जो गैमा बेसिकली ये इमेज की जो वाइटनेस है ये इसको कंट्रोल करते हैं गैमा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी इमेज की वाइडनेस उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ये कम होगी आपकी इमेज की जो वाइडनेस है उतनी ये कम होगी। हमने इसको एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर 2.2 के ऊपर सेट करना होता है, क्योंकि नेचर के अंदर जो गैमा की वैल्यू आप कैमरे के अंदर या किसी भी तरीके से देखें तो वो 2.2 बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, ठीक है। तो हमने गैमा की वैल्यू हम अपने रेंडरिंग इंजन के अंदर भी 2.2 रखनी है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो आपने काम करना है कि ये देखें, यहाँ एक बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से बटन आ रहा होता है डिफ़ॉल्ट का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ये एडवांस ऑप्शंस थोड़ी सी आपको दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करेंगे तो ये फर्दर ड्रॉप डाउन आएगा, यहाँ दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, सब पिक्सल और क्लैंप आउटपुट, ठीक है। आपने इन दोनों को चेक कर देना है, ठीक है। सब पिक्सल को भी ओके कर देना है, और क्लैंप आउटपुट इसको भी आपने चेक कर देना है। बस ये इतना सा काम है। ये आपने रफ और फाइनल दोनों के लिए ये सेम है। जैसे ये ग्लोबल डीएमसी की ये जो वैल्यू है ये रफ और फाइनल दोनों के लिए सेम है। इसी तरह कलर मैपिंग की जो वैल्यू है ये रफ रेंडर और फाइनल रेंडर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाता है हमारे पास कैमरा। कैमरा चेक द सेपरेट डॉक्यूमेंट हाउ टू डू रेंडर 360 डिग्री रेंडर फॉर दिस ऑप्शन। 360 डिग्री रेंडर अक्सर आपने फेसबुक पे देखा होगा कि आप इमेज आ रही होती है, आप उसको घुमा घुमा के देख रहे होते हैं। उस तरह का जो रेंडर होता है वो 360 डिग्री रेंडर होता है। ये हम कैमरे का टॉपिक जो है ना, इसके लिए मैं आपको अलहदा, जब उस टॉपिक पे आएंगे, एक अलहदा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है मैंने कि ये कैसे काम करते हैं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल आपने टाइप डिफॉल्ट रख के आपने आगे चले जाना है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है।
अभी तक हमने जितना पढ़ा है, क्योंकि यहाँ तक हमने दो को ख़त्म कर लिया, एक वीले और जो कॉमन है। मैं ये जो लास्ट वाली थी फॉर एग्जांपल, इनको मैं करके दिखा देता हूँ। बकेट में सैम्बलर रफ कर रहे हैं तो 1.5 0.01, फाइनल कर रहे हैं तो क्या कह रहा 5 है, समझ कह 20। रहा है कोई चीज समझ नहीं। लो, कुछ पूछना है तो काइंडली पूछ लें। आवाज का मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, मुझे काइंडली बता दें। और नमाज। अच्छा चलें ठीक है, अब चले जाएं आप। 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक।
जी आ गए हैं सारे वापस। जी वापस आ गए हैं सारे। जी सलाम इधर ही। हनान भाई स्टार्ट करें। कोई कह रहे थे कि चीज की समझ नहीं आई, तो वो काइंडली बता दें, वो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ एस्पेक्ट रेशो हमने फाइनल की सबसे पहले, जो भी फॉर एग्जाम्पल 1.33 स्टेम ले लेते हैं, ये लॉक किया। रफ एंड सेटिंग्स में कर रहा हूँ, ठीक है, जो अब अपने लिए करते हैं। यहाँ से इसको बंद कर दिया। इमेज सैम्पलर में आके प्रोग्रेसिव की जगह हमने बकेट सेलेक्ट किया। इमेज फिल्टर में कैटनल रोम किया। रफ कर रहे हैं तो 1, 5 ये सिलेक्ट कर लिया और 0.01 ये वैल्यू दे दी। लॉक नॉइस पैटर्न को क्लिक किया। कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल, और यहाँ ये इसको ये डिफ़ॉल्ट की जगह इसको एडवांस में लेके आएंगे क्लिक करके। ये 2.2 ही रखना है। सब पिक्सल क्लैंप आउटपुट इनको कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, ये ऑप्शंस क्यों हमने यूज़ किए हैं वो जिस तरह मैंने बताया था, आप एक दफ़ा लेक्चर दोबारा देख लेंगे, आपको वो सारी चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी जो डॉक्यूमेंट भी ये आपको दे दूंगा, तो इसमें उम्मीद है कि आपको ना इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो अगर आप 40% भी यहाँ से देख समझ जाते हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ, तो जब आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना, तो देन आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ठीक है, अगली जो हमारे पास सेटिंग्स थी दैट इज़ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसका क्या काम है? प्राइमरी, इसमें बेसिकली ग्लोबल इल्यूमिनेशन में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखाया। द नंबर 1 इज़ प्राइमरी इंजन, द नंबर 2 इज़ सेकेंडरी इंजन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं यहाँ। अब मैक्स में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये जीआई के ऊपर आ गए ग्लोबल इल्यूमिनेशन। यहाँ देखें, ये आपके पास चीज़ नज़र आ रही होगी, प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन। प्राइमरी इंजन पे आपने रखना है इरेडियंस मैप। ठीक है, इरेडियंस मैप, और सेकेंडरी में रखना है लाइट कैशे। ये दो इंजन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इरेडियंस मैप और लाइट कैशे। ठीक है, अब ग्लोबल इल्यूमिनेशन में
जब आप इसके डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये एक मज़ीद ऑप्शन देगा यहाँ एम्बियंट ऑक्लूजन, ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है। बेसिकली ये वो जो दो एजेस का कॉर्नर बनता है ना, उसकी ये बेसिकली इंटीरियर की लाइट में इसका काफ़ी ज़्यादा ही रोल होता है, इवन एक्सटीरियर में भी होता है कि दो एजेस जहाँ मिल रहे होते हैं ना, उस कोने में जो लाइट की क्वालिटी, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोना है, इसके ऊपर मैं इसकी एक मज़ीद इस बॉक्स की कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी कॉपी निकाल ली और इनको ओवरलैप कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये जो ये कोना बनेगा ना ओवरलैपिंग, जिसमें दो ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहे हों, और इस तरीके का जो कोना बनता है या एज बनता है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है ये एम्बिएंट ऑक्लूजन। ठीक है, अब इसकी दो वैल्यूज आपने याद रखनी है। नंबर 1 इज 0.7, इधर मैंने कितनी लिखी है 0.74, ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू रखनी है वो आपने 0.4 रखनी है। ठीक है, अब 0.74 एक्सटीरियर जब आप कर रहे हो, ठीक है, मॉडर्न या कोई भी जिसमें मॉडर्न जिस तरह के घर होते हैं, उसका एक्सटीरियर या एक्सटीरियर रेंडर कर रहे हो तो उसके लिए आपने वैल्यू रखनी है 0.74। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लासिकल घर या इंटीरियर कर रहे हो तो उसके लिए आपने उसकी वैल्यू रखनी है 0.4। ठीक है, ये बेसिकली डिटेल्स को, जो आपके एजेस की डिटेल है उसको भी अच्छे तरीके से करता है, और जो आपके जिस तरह ओवरलैपिंग एजेस आ रहे होते हैं, ये उसकी क्वालिटी को, वहाँ लाइट की सेटिंग्स को ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। बेसिकली ये जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, ये आपकी जो लाइट है ये उसको, यानी उससे रिलेटेड जो भी सेटिंग है ना, ये वो है। ठीक है, अब प्राइमरी इंजन को देखें तो अब ये देखें, इसमें करंट प्रीसेट्स बाय डिफॉल्ट उन्होंने प्रीसेट खुद बना के रखे हुए हैं। ठीक है, आपने रफ रेंडर के लिए वेरी लो, और जो फाइनल रेंडर करना है ना वो मीडियम एनिमेशन रखना है, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप रफ रेंडर कर रहे हैं तो वेरी लो, फाइनल रेंडर कर रहे हैं तो मीडियम एनिमेशन। ठीक है, आपने ये दो चीज़ें करनी है, बस यहाँ इतना ही काम है, इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं है। जब आप लाइट कैश को क्लिक करते हैं तो ये देखें सब डिव्स आ रही होती हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप रफ रेंडर कर रहे हैं तो 800 0.01। ठीक है, या आपने ये दो वैल्यूज याद रखनी है, 800 और 0.01। जब आप फाइनल रेंडर कर रहे होंगे, वो रेंडर जो क्लाइंट को देना है, तो वो उसके लिए 1600 और 0.005, ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, ये बेसिकली अब ये काम क्या करती हैं, इरेडियंस में जो है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने स्लाइड में भी लिखा है कि आपकी जो डायरेक्ट लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, उसको ये चीज़ इरेडियंस मैप कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये देखें, मैं रियलिस्टिक में जाता हूँ तो ये देखें, ये एक मैंने ना आपके सामने ये इधर ऊपर एक लाइट लगाई हुई है। अब ये जो लाइट है ये डायरेक्ट यहाँ से निकल रही है, और ये देखें सरफेस के ऊपर आके पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फेस है, अब इस दौरान ये जो लाइट पड़ रही है आपकी इस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसको, इसकी क्वालिटी को ये हमारे पास जो इरेडियंस मैप है ये वो कंट्रोल करेगा। यानी जो लाइट डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके पड़ती है, जैसे ये देखें ये यहाँ लाइट पड़ रही है, तो इसकी क्वालिटी को इरेडियंस मैप कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे, ये देखें कुछ शेडोज बन रहे होते हैं, जैसे ये लाइट है तो इस तरह ये देखें, ये हमारे पास इस बॉक्स के नीचे जो है हमारे पास कुछ शेडोज आ रहे हैं। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा क्लियर होता है, ये देखें इस बॉक्स के नीचे जो ये वाला एरिया है जहाँ शेडोज बन रहे हैं, जहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही, उसकी क्वालिटी को ये आपके पास जो लाइट कैशे है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी वो एरियाज जहाँ एक लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है और वो डायरेक्ट किसी सरफेस के ऊपर जाके पड़ रही है, तो उस एरिया की क्वालिटी को इरेडियंस मैप कंट्रोल करेगा। और जो वो एरियाज जहाँ शेडोज बन रहे होते हैं या शेडोज आ रहे होते हैं, जहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही होती, रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है, या किसी भी तरीके से ये शेडोज आ रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को लाइट कैशे कंट्रोल करता है। यही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है आपके पास, प्राइमरी इंजन इरेडियंस मैप। ठीक है, आपने ये रखना है, और सेकेंडरी इंजन लाइट कैशिंग। गो टू एडवांस बटन, अनेबल एम्बिएंट कल्जन फॉर मॉडर्न बिल्डिंग, सेट दिस वैल्यू 0.74, फॉर इंटीरियर एंड क्लासिकल एक्सटीरियर सेट द वैल्यू 0.4। ठीक है, इसी तरह मैंने रेडियंस मैप के लिए
रफ रेंडर के लिए लो और फाइनल रेंडर के लिए मीडियम एनिमेशन। लाइट कैशे की रफ रेंडर के लिए वैल्यू आपको इस तरह स्क्रीनशॉट दे दिया है और फाइनल के लिए मैंने स्क्रीनशॉट इस तरीके से आपको शो करवा दी है। ठीक है, और ये हमारे पास जो मेन सेटिंग्स थी हमारे पास मैक्स की वो यही होती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा नई फाइल खोलता हूँ यहाँ से, बिल्कुल न्यू फाइल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने मैक्स खोला है, मैं क्या करूँगा रेंडर सेटअप में जाऊँगा। ठीक है, जब भी आपने नई फाइल बनानी है तो आपको ये रेंडर सेटिंग एक दफ़ा करनी पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉमन में जाके मैं फॉर एग्जांपल रफ रेंडर सेटिंग अभी कर रहा हूँ, तो देखें मैं क्या लिखूँगा 800 बाई 600 1.33 एस्पेक्ट रेशो में मैंने काम करना है। मैंने इसको लॉक किया, आगे गया। फॉर एग्जांपल मैं हल्के सिस्टम पे काम कर रहा हूँ तो फ्रेम बफर को बंद कर लिया। यहाँ से अपने प्रोसेसर को ये नहीं करने के लिए बकटिमन सैम्पलर, शार्प एजिस के लिए कैटमल रोम, और यहाँ ये 5 वैल्यू 1 5 रफ रेंडर और 0.01 ये रफ रेंडर के लिए मैंने ये वैल्यू दे दी। उसके बाद ग्लोबल में लॉक नॉइस पैटर्न इसको चेक कर दिया। इन्वायरमेंट में हमारा कोई काम नहीं है। ये देखिए कलर मैपिंग में एक्सपोनेंशियल, इन दोनों को ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ आगे आ गया, यहाँ से इरेडियंस मैप और ये वैल्यू लेट्स सपोज 0.74 हमने रखी। ठीक है, रफ रेंडर है तो इसको लो और लाइट कैशियो को 800 रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक सेटिंग रह गई है, वो सेटिंग्स में जाके डायनामिक मेमोरी लिमिट, ये बेसिकली आपकी सिस्टम की रैम की ऑप्शंस है बेसिकली कि आपके सिस्टम में कितनी रैम है और आप कितनी रैम जो आप रेंडर करेंगे उसको आप डेडिकेट करना है, यानी उसको वो कितनी रैम आप देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने इसकी वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 GB रैम लगी हुई है तो उस वैल्यू का हाफ आपने इधर लिखना है। फॉर एग्जांपल 10 GB है तो उसका हाफ 5 होगा, तो मैं 5000 में इसको मल्टीप्लाई के साथ मैं यहाँ लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा के 5000 में यहाँ इसकी वैल्यू लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिस्टम की रैम है लेट्स सपोज 32 GB, तो उसका हाफ कितना होगा 16 GB, तो मैं 16 मल्टीप्लाई बाय 1000 16,000 की वैल्यू यहाँ ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती है कि सिस्टम की रैम को फॉर एग्जांपल 30% ये इस वैल्यू अगर हम इधर वैल्यू दे देते हैं तो वो रेंडर में 30% अपनी आउटपुट दे देती है फाइनल रेंडर करने में। ठीक है, अगर आप इसको 0 भी कर देंगे तो वो रेंडर करेगा, प्रोसेसर के ऊपर सारा लोड डालेगा। लेकिन जब आपने फाइनल रेंडर कर रहे होना है तो कोशिश करनी है थोड़ा सा लोड तब आप रैम के ऊपर भी डाल दें, यानी रैम भी थोड़ी सी यूज़ कर लें। और वो मैं कितनी यूज़ करता हूँ, यहाँ आप कितनी करेंगे कि वो जितनी भी आपकी रैम की वैल्यू है उसका 50% आपने यहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8 GB रैम है तो आपने उसका आधा 4000 यहाँ पुट कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, उसके बाद लेक्चर ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने ये सेटिंग्स कर ली। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये एक दफ़ा रफ रेंडर सेटिंग की हुई है, कोई ऐसा तरीका है कि मैं इसको सेव कर लूँ, मैं जब भी कोई एक फाइल नहीं खोलूँ तो मुझे ये वैल्यूज़ दोबारा याद ना करनी पड़े। ठीक है, मैं ऑलरेडी जस्ट एक फ़ाइल को क्लिक करूँ और वो मेरी सारी वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा तरीका है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने रफ रेंडर सेटिंग ही है, तो मैं क्या करूँगा उसके प्री सेट बना लेते हैं। इस चीज़ को ये देखें, सेकंड ऑप्शन आपकी रेंडर सेटिंग में ये प्री सेट्स हैं, आप इसको ड्रॉप डाउन करें। आपने ये सेटिंग सेव करनी है तो आप ये देखें सेव प्री सेट, आप इसको डेस्कटॉप पे, मैं यूजुअली डेस्कटॉप पे रखता हूँ, इसको सेव कर लें रफ रेंडर सेटिंग्स। ठीक है, ये रफ रेंडर सेटिंग्स के नाम से ये मैंने सेव कर लिया। जब आप इसको सेव करेंगे ना तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, आपने इसमें से जस्ट कॉमन और वीरे एडवांस ये वाली, ठीक है, आपने जस्ट इन दो को सिलेक्ट करना है, कॉमन और वीरे एडवांस, और इसको सेव कर देना। इसने क्या किया, आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल बना दी है। ये फाइल है रफ रेंडर सेटिंग के नाम से। ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो फॉर एग्जांपल मैं जब भी नई फाइल खोलूँगा, अगर आप
कह रहे हैं कि मैं मैनुअली ये जो जो सेटिंग्स में करता हूँ ये ना करूँ, आप सिंपली ये देखें, नई फाइल खोलें, रेंडर सेटअप में जाएं, ठीक है, ये देखें यहाँ ये वो वाली जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही होती है वो आ रही होंगी, आपने यहाँ क्लिक करना है, ये देखें प्रीसेट, लोड प्रीसेट। अब आप पहले आपने सेव किया था, आपने वही यूज़ करने हैं, तो आप लोड प्रीसेट डेस्कटॉप पे जाएं, जस्ट एक क्लिक करें और ओपन करें और इन दोनों को क्लिक करके लोड करें। उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपकी रफ रेंडर सेटिंग्स कर दी हैं जो आपने सेव की थी, ये देखें एक 5 वही सारी वही वाली एग्जैक्ट उसने खुद ही वो सारी सेटिंग्स आपकी ये लोड कर ली हैं एक्सप्लेनेशन, आपको खुद मैनुअल नहीं करना पड़े। तो आप क्या करते हैं, ये सारा यूजुअली 90% लोग यही कर रहे होते हैं कि वो प्रीसेट्स जस्ट एक क्लिक से लोड करते हैं और काम करते हैं, लेकिन कल कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जहाँ ये वैल्यूज़ आपकी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ जाती हैं। एटलीस्ट आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि आपने इन सेटिंग्स को यूज़ कैसे करना है और ये काम किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी करके दिखाया है, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ फॉर फाइनल रेंडर सेटिंग। फॉर एग्जांपल फाइनल रेंडर सेटिंग करने लगे हैं, ये 4000 मैंने कर दिया अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये वैसे ही रहेगा। बकेट इवन सैम्पलर में इसकी वैल्यू को मैंने 5 करना है, इसको 20, ये वैल्यू को 0.005 ये कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वैसे ही थी, एक ये चीज़ चेंज होती है और दूसरा आपके पास इसको मीडियम एनिमेशन और इसकी वैल्यू को 1600 कर देना है और इसकी वैल्यू को 0.005, ठीक है। ये मेरी फाइनल रेंडर सेटिंग होगी। अगर आप इसको अगेन सेव करना चाह रहे हैं तो ये प्रीसेट, सेव प्रीसेट, डेस्कटॉप पे जाके इसको रख दें फाइनल रेंडर सेटिंग्स, ठीक है। आप इसको सेव कर दें, अगेन कॉमन और वीरे एडवांस ये दो को सिलेक्ट करके आपने इसको सेव कर देना है। इसमें हम ये फाइनल रेंडर सेटिंग कर दी है। अगेन लोड करने के लिए आपने लोड, ठीक है, रफ चाहिए रफ कर लें, जस्ट लोड कर लें, ठीक है। आपने सारी फाइल रेडी कर ली। अगर आपको फाइनल चाहिए तो ये देखें लोड प्रीसेट और ये फाइनल रेंडर सेटिंग्स, ये आपने ओके करके लोड कर लिया, ये देखें आपकी ये फाइनल रेंडर सेटिंग आ गई। लेकिन मैं यूजुअली इसी तरह करता हूँ, मेरी पड़ी होती हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पर ये दोनों रफ भी का प्रीसेट भी पड़ा होता है, फाइनल का प्रीसेट भी पड़ा होता है, लेकिन आपने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है। आपने ये करना है कि आप रफ की और फाइनल रेंडर सेटिंग दोनों की प्रैक्टिस करें और कौन सी चीज़ किस चीज़ को कंट्रोल करती है, ये चीज़ आपको काफ़ी इसके ऊपर आपने ग्रिप करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप किसी भी रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। आप यही चीज़ें होती हैं, यही फ्रेम बफर उधर भी आ रहा होता है या और यही मिनिमम मैक्सिमम सब डिव यही 19-20 हो रही होती हैं। अगर आप मैक्स का वीरे कर लेते हैं, स्केचअप का वीरे भी समझे आप साथ साथ कर रहे हैं, लूमियन की चीज़ें भी आप साथ साथ एक किस्म की कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट सीखना कि क्या चीज़ें हैं, प्राइमरी इंजन क्या होता है, सेकेंडरी इंजन क्या होता है, मिनिमम क्या करती हैं सब डिव्स, मैक्सिमम सब डिव्स क्या करती हैं, इमेज की एस्पेक्ट रेशो क्या होती है, ये चीज़ें आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये जो आपको सेटिंग्स में ये डायनामिक मेमोरी लिमिट का बताया था, यही चीज़ उधर है, ठीक है। अल्फ़ा सेटिंग ये जो रेंडर एलिमेंट है ये चीज़ हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेंडर सेटिंग है, हाउ टू सेव द प्रीसेट ऑफ रेंडर सेटिंग, ये मैंने आपको बता दी है कि आप सेव कर लेते हैं और इसको अगर आप रेंडर सेटिंग दोबारा नहीं कर रहे तो यानी आप बार बार नहीं करना चाह रहे, खुद डाटा एंट्री नहीं करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, आप उसके प्रीसेट बना के रखें और उनको लोड करें, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए चीज़ों की क्या है। इसके अलावा एक ब्रेक डाउन सा एक समरी सी मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। कोई इसमें जैसे ग्लोबल स्विचेस का मैंने बताया था, ये जब हम लाइटिंग के ऊपर जाएंगे हम तब पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, ये देखें। बाकी आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा, ठीक है। आज का लेक्चर ये मैं लेक्चर ये दोबारा अपलोड कर दूंगा, आपको मैसेज भी कर दूंगा और ये वीडियो भी, तो काइंडली इसको देखिएगा, इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा और इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।
बाकी असाइनमेंट का देख लेते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो मैं आपको कोई एक असाइनमेंट खोल के उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी सेटिंग का उम्मीद है एटलीस्ट अगर आपको 30 to 40% भी समझ आया चीज़ों का तो वो इनफ है। बाकी जब आप नोट्स और दोबारा एक दफ़ा आप खुद करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर जो है हम जो है ना वो फिनिश करेंगे। ये फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये होगी। ये फॉर एग्जांपल ये एक फ़ाइल भेजी थी सिबगत ने। ये मैंने फ़ाइल इसलिए ओपन की है क्योंकि इसमें जो चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना था कि हर चीज़ अलग-अलग ग्रुप में हो। जैसे ये देखें सिबगत की ये मैंने फ़ाइल खोली है। ये चीज़ें देखें, ये एक अलग ग्रुप में है, ठीक है। ये जैसे ये एक अलग है, पैरापीट अलग है, ठीक है। हनान भाई और अफजल भाई की जो फाइल थी उसमें आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी थी, ठीक है। बाकी सिबकत आपने कोशिश करनी है इसके ऊपर जो विंडोज़ वगैरह लगाएं, ठीक है, और इसको मज़ीद बेहतर करें। ये एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, ये सब ने सबसे ऑलमोस्ट नहीं बना ये एलिमेंट ना, तो मैं आपको इधर एक बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने क्या किया, ये लगाया, लाइन लगाई और उसके बाद इसका फिलर ले लिया जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। यहाँ से फेस बंद किया और मैंने यहाँ से फेस बंद कर दिया, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास एक, इसको मैं हाइड कर देता हूँ जो पीछे वाला है। पहले मैं इसको हाइड करता हूँ, जो ये चीज़ है ना, ये जो है था ना, इसको मैं ख़त्म। सिमिलरली जो काम इधर किया मैंने सेम उधर करूँ। ये टेपर एलिमेंट किस तरह बनाना था ये मुझे पता था, इधर फंसेंगे आप सारे। अब समझना आपने क्या है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी किस्म का एलिमेंट खुद बनाना चाहें तो आप, ये देखें ये चीज़ थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आप, सबसे आसान तरीका तो ये था कि आपने उसको एक्सट्रूड करना है यहाँ तक जितना आपको टेपर्ड एलिमेंट चाहिए, उसका ग्रुप बना लें। जैसे ये देखें ये इस तरीके से ग्रुप बन गया। सिंपली आपने ये देखें ये वाला एज, ये वाला एज और जो ये वाला एज है इसको पकड़ना था, ठीक है, और पीछे की तरफ इस तरीके से मूव कर देना, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास ये टेपर्ड एलिमेंट है। बाकी एलिमेंट इसके हिसाब से आपने एडजस्ट करने थे, ठीक है। और जैसे ये ग्रुप थे, ठीक है, ग्रुप आ रहे थे, तो ग्रुप बनाने, ग्रुप किस तरीके से बनाने होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अभी इधर सिबगत आपकी मिस्टेक है, इसको काइंडली दोबारा देख लीजिएगा। ग्रुप बनाने मैं बता देता हूँ। ये है, ये यहाँ ग्रुप बनाने हैं। कोशिश करिए देखें, इसको डिवाइड कर लें, अंदाजन से ही बेशक कर लें। लेट्स सपोज इतने 10 इंच या 11 इंच, एक ज़्यादा कर दें, ये एग्जैक्ट 1 फुट पे, यानी 1 फुट सेंटर टू सेंटर ये मेरे पास आ गया। तो मैं क्या करूँगा, अगेन देखिए कॉपी निकालूंगा यहाँ तक, कोई यानी 1 फुट का था, 1 फुट, ठीक है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेट्स सपोज 24x एंटर, ठीक है। अब ये एजेस को सिलेक्ट किया मैंने, इनको मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, को पकड़ा और ये देख, लेट्स सपोज 1 इंच का ग्रुप,
कॉपी 1 इंच आधा इंच इधर किया सेंटर से और आधा इंच उधर की तरफ दूसरी की तरफ। 0.5 इधर को मैंने किया, असल में वो एक्सिस से थोड़ा हटा हुआ है, इसलिए मैं जस्ट आपको एक को करके दिखा दूँ। इस तरीके से आप बेसिकली आपने ये 2 एजेस लगा के उसको पीछे की तरफ इस तरीके से आपने ये ग्रुप बनाना है, ठीक है। इस तरह बाकी उनके सबके लिए कर लेंगे, ठीक है। अब वो जो कॉन्सेप्ट था कि फॉर एग्जांपल ये एक जो चीज़ हमारे आज के टॉपिक की रह गई है कि स्केचअप की फ़ाइल को मैक्स के अंदर कैसे लेके जाना है, ठीक है, उसके अंदर काम करने के लिए। और ये मैं क्यों कहता हूँ कि ये आपने यहाँ अलग-अलग ग्रुप में रखना है, ठीक है। ग्रुप में रखना हो रहा है, मटीरियल में रखना हो रहा है, मटीरियल नहीं लगाना आपने, आपने ग्रुप में रखना है। जैसे इस तरह ये अलग ज्योमेट्री है, इसको मैक्स के अंदर ले जाने के लिए आपने सिंपली कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगेन जो वो वाला तरीका था कि आपने जो है ना अपना जो मॉडल आपका फाइनल हो, जैसे ये सारी हिडन ज्योमेट्री है, आपने इसको हाइड कर देना है। आपने ये जो चीज़ें आपको चाहिए हो वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट ये मॉडल इंपोर्ट करना है, मैंने बाकी सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं और इसको पकड़ के मैं ओरिजिन के पास ले आया, ठीक है। ये लेके आके आपने उसके बाद क्या करना है, इसको मैक्स में ले जाने के लिए आपने इसको सेव करना है, सेव एज स्केचअप फाइल। आपने क्या करना है, सेव एज करेंगे तो ये ओपन होगा। ये यहाँ आपने नीचे से ये देखें स्केचअप वर्जन 8 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आज करें कोई एक फोल्डर, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक सिलेक्ट कर लें जहाँ आप अपनी इन फाइलों को सेव एज करा सकें। मैं यूजुअली म्यूजिक में रखता हूँ, ठीक है। एक वैसे एक शुरू से ही आदत बनी हुई है। यहाँ जाके ये देखें स्केचअप 8, इसको सेव किया। जब सेव हो जाएगी आपने इस स्केचअप फाइल को बंद कर देना, बस इसको बंद कर दिया, वो उसने वो फाइल वहाँ सेव कर दिया। मैक्स ओपन किया, जैसे ही मैक्स ओपन किया रेंडर सेटअप में गए, ठीक है। बेहतर होता है कि आप जो सेटिंग्स है ना रफ वाली वो पहले करें। प्री सेट, लोड प्री सेट, ये रफ रेंडर सेटिंग मैंने की, उनको लोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद फाइल, ये देखें इंपोर्ट का बटन आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, म्यूजिक में जाना है जहाँ आपने सेव की है, जहाँ भी अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे ना ये देखें गूगल स्केचअप इंपोर्ट ये ऑप्शन आएगी। यहाँ आपने कैमरास को अनचेक कर देना, कैमरे हम इधर मैक्स में लगाएंगे, डे लाइट सिस्टम वो भी इधर लगाएंगे, और स्किप हिडन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड कर दिए थे वो भी नहीं चाहिए। यहाँ एक ऑप्शन आ रही होती है स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स बाय लेयर, आपने जस्ट इसको चेक करना है, बाकी 3 ऑप्शंस को अनचेक कर देना। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे देखें इंपोर्ट शुरू हो जाएगा और ये आपके मैक्स के अंदर ये आपका मॉडल इंपोर्ट हो गया, ठीक है, जो आपने वहाँ स्केचअप के अंदर लगाया। अब वो जो चीज़ अलग-अलग ग्रुप में होगी वो इधर अलग-अलग ऑब्जेक्ट में आएगी। जैसे ये देखिए ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, वहाँ एक अलग ग्रुप में था, तो ये देखिए एक अलग ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है। ये दुकानें अलग थी उधर, ये देखिए ये अलग आ रही है। इसके अलावा ये देखिए ये ऑब्जेक्ट अलग था, ये अलग यहाँ है। इसके अलावा ये देखें ये ऑब्जेक्ट स्टेयर्स अलग थी, तो ये मैक्स बेसिकली जो है ना वो एज अ ऑब्जेक्ट मटेरियल लगाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल खोल लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये मैक्स की मटेरियल, इस पे भी काफ़ी डिटेल लेक्चर हम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ये मटेरियल लगाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, तो जो चीज़ अलग ग्रुप में होगी उसी तरीके से आप मटेरियल लगाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ जैसे एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलग मटेरियल लगाना है, फॉर एग्जांपल इस पे इस एज पे अलग मटेरियल हो बाकी सब पे अलग हो, तो वो आपको वो यहाँ तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक एज है, ये इसको सेलेक्ट किया, इसको select करके यहाँ से आपको चीज़ें डिटैच करनी पड़ती हैं, ठीक है, और फिर आप उस तरीके से मटेरियल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेहनत करना काफ़ी मुश्किल है मैक्स के अंदर, चीज़ों को आप किस किस को अलग करते हैं। बेशक बेहतर यही होता है कि जब आप स्केचअप के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से आप अलग मटेरियल उधर से ही लगा, यानी उसको अलग लेयर में, यानी अलग ऑब्जेक्ट में आप उधर
उधर ही आप करके इधर लेके आएं, ताकि आप यहाँ जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मटेरियल बनाओ, मटेरियल अप्लाई करें और यानी जो हमारी गेम खत्म हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने जो भी स्केचअप के अंदर मॉडल करें उसको सेपरेट ग्रुप में रखें। जो ग्रुप सेपरेट, जो चीज़ सेपरेट ग्रुप में होगी वो नेक्स्ट में सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगी। ठीक है, सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा तो आपका लिए मटेरियल लगाना यहाँ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी है कि आपने स्केचअप की फ़ाइल कैसे लेके आनी है। सेव एज स्केचअप 8 के वर्जन में करना है उसको। वर्जन जैसे ही सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, अगेन मैं करके दिखा देता हूँ, फाइल सेव एज, कोई एक फोल्डर डिसाइड कर लें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, वहाँ जाके स्केचअप 8 के वर्जन में सेव किया। ठीक है, जैसे ही सेव कर देंगे फाइल को कुछ नहीं करना आपने, ये फाइल को बंद कर दें। ठीक है, फिर मैक्स ओपन करना है, वहाँ जाएं, ठीक है, इंपोर्ट, और अपनी वो फाइल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इन तीन ऑप्शंस को अनचेक करना है, सिर्फ एक ऑप्शन को चेक करके, और ये इसको इस तरीके से आप फाइल इंपोर्ट कर लें। फाइल इंपोर्ट, जहाँ आपकी फाइल पड़ी होगी उसको सिलेक्ट करके ओके, और इस तरीके से वो फाइल आ गई। ठीक हो गया। तो स्केचअप की फाइल को मैक्स के अंदर कैसे लेके जाना है कि उसको एज अ सेव एज करना है और चीज़ें अलग ग्रुप में रखनी है। ठीक हो गया। और रेंडर सेटिंग्स के बारे में बता दिया आपको। एक दफ़ा आप लेक्चर को गौर से पढ़िएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, और ये जो कल क्लास से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा ये सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर कर लेना है, ताकि कल को हम जब हम, वैसे वो अलग टॉपिक है लेकिन अगर आप साथ साथ इन चीज़ों को भी कवर कर लेंगे तो वो ज़रा बेहतर हो जाता है। साथ साथ करने में भी फ्रेश लेक्चर लिया हो ना तो थोड़ा सा बंदा 1-2 घंटा निकाल के प्रैक्टिस कर लेना तो वो चीज़ें वो बेहतर याद हो जाती हैं, वो फिर बंदा कभी ज़िंदगी नहीं भूलता। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि लेक्चर लिया है तो रात को कभी 1 घंटा या आधा घंटा निकाल के इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, कल थोड़ा कर ली, या 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। आप डेली का अगर डेली के 1 घंटा या 2 घंटे तो वो इनफ होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। ठीक है, तो लेक्चर को गौर से देखिएगा, और जो मॉडल है आप उसको कोशिश कीजिएगा अपने तौर पे कोई भी एक मॉडल और ग्रुप में रखेंगे तो यहाँ के अंदर सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर आएंगी चीज़ें और हमारे लिए मटेरियल होगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपने किसी ने पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो आज का हमारा टॉपिक था वो ये था कि सेटिंग्स को किस तरीके से लेके आना, इसको हम कवर कर लें। कल जो हम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, मैं एक मॉडल लेके आऊँगा स्केचअप का। ठीक है, उसको इंपोर्ट करेंगे मैक्स के अंदर, और उसके ऊपर हम लगाएंगे डे लाइट जिसे कहते हैं रेंडर। कल हम इंशाल्लाह वो करेंगे। तो कल का भी अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोर्स कंटेंट ये काफ़ी वास्ट है, तो उसको मैं बड़े प्रिसाइज तरीके से मैंने इन 12 लेक्चर्स में लेके आया हूँ। ठीक है, वैसे तो अक्सर जैसे अरीना मल्टीमीडिया या दूसरे जो अकेडमीज़ हैं, पीक सॉल्यूशंस, वो 6-6 माह के कोर्स करवाते हैं। ठीक है, और मैं बेसिकली मेरा ये कोर्स करवाने का मकसद ये होता है कि एक डायरेक्शन है, आप एक काम स्टार्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी कोई एंड लिमिट नहीं है, आप जितना आपके ऊपर पास टाइम है उसको बेहतर करें, चीज़ों को मज़ीद सीखें, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप अपने प्रोजेक्ट्स कर सकें जो आपके पास आते हैं, और अगर मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहें तो आप उसको कर सकें। ठीक हो गया। बाकी ये मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है नान भाई, और अगर आप किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछने, अदरवाइज जो है आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं पूछनी तो आप लोग लीव कर सकते हैं, कल इंशाल्लाह जो है ना दोबारा मिलेंगे। लीव कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं जो है लेक्चर खत्म करें।